नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। रामवीर सिंह विधूड़ी ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि आप सरकार ने दिल्ली को लूटने का किया काम। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने चर्चा को आगे बढ़ाते हुए विपक्ष पर सनातन विरोध का लगाया आरोप। कहा, महाकुंभ हादसे में आती है षड्यंत्र की बू। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ ने राजधानी दिल्ली के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने पर डाला प्रभाव। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। भाजपा ने आम आदमी पार्टी को बताया जिम्मेदार। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। सभी दलों ने झोंकी ताकत। अमित शाह ने कहा, दिल्ली वाले आपदा सरकार को झाड़ू लगाकर फेंकेंगे बाहर। और बेहतर घरेलू मांग तथा अंतर्राष्ट्रीय बिक्री में वृद्धि से जनवरी में विनिर्माण क्षेत्र। महाकुंभ में तीसरा अमृत स्नान जारी। अखाड़ों के स्नान के बाद श्रद्धालुओं का स्नान जारी है। तकरीबन 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया स्नान। और आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद के बजट सत्र के तीसरे दिन लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। आज संसद की कार्रवाई शुरू होते ही दोनों सदनों में विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों ने महाकुंभ के मुद्दे पर हंगामा किया। हालांकि दोनों सदनों की कार्रवाई अभी चल रही है। 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद आज से दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है। दक्षिण दिल्ली से भाजपा सांसद रामवीर सिंह विधूड़ी ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल से ज्यादा के शासनकाल में देश भर में करोड़ों लोगों को पीएम आवास उपलब्ध करवाए, लेकिन दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली की जनता को पीएम आवास योजना से वंचित रखने का काम किया। मुझे ये बताते हुए बहुत कष्ट हो रहा है कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू नहीं होने दिया। दिल्ली में लाखों लोग हैं, ज्यादातर वो लोग हैं जो पूर्वांचल से आए हैं। यदि दिल्ली के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार लागू हो जाने देती तो दिल्ली के लाखों लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्का मकान मिल जाता। और आइए सीधे आपको लिए चलते हैं लोकसभा, जहां इस समय किरण रिजिजू राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोल रहे हैं। I'm sorry that disturbed you, that question. I apologize for disturbing your peace of mind. Okay. It's okay. I've apologized. और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने विपक्षी दलों पर सनातन के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा है कि महाकुंभ हादसे में साजिश की बू आ रही है, षड्यंत्र की बू आ रही है। उन्होंने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है। कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है। जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा, ये भी मैं कहना चाहता हूँ। ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है, क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूँ, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। वहीं राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी है। भाजपा सांसद किरण चौधरी ने चर्चा की शुरुआत की। बांग्लादेश और म्यांमार से भारत में हुए अवैध घुसपैठ के राजधानी दिल्ली पर पड़े प्रभाव को लेकर जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें कहा गया है कि अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है। दिल्ली में अवैध प्रवासी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण
नाम से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश और म्यांमार से अवैध घुसपैठ ने दिल्ली एनसीआर के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को बदल दिया है, जिससे मुसलमान आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। जेएनयू की रिपोर्ट विस्तार से बताती है कि कैसे अवैध रूप से बसने वालों की इस आमद ने न केवल शहर की जनसांख्यिकी को बदल दिया है, बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को बाधित कर दिया है, संसाधनों पर दबाव डाला है और इसमें आपराधिक नेटवर्क को भी बढ़ावा मिला है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के राजनीतिक संरक्षण ने अनिर्दिष्ट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की लगातार आमद को यहां बसाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद संबित पात्रा ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी की 114 पन्नों की रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट दिखाते हुए उन्होंने दिल्ली सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने रिपोर्ट पढ़ते हुए कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की वजह से दिल्ली में मुसलमान आबादी बढ़ी है, जिसकी वजह से दिल्ली की डेमोग्राफी में एक बदलाव आ गया है। आज से 10 से 15 साल पहले जो दिल्ली थी वैसी अब नहीं है। चोरी चुपके चुपके दिल्ली की डेमोग्राफी बदल रही है, जो खतरे का सूचक है। संबित पात्रा ने इस पूरे मुद्दे पर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट की सबसे भयावह बात यह है कि कुछ राजनीतिक दल इसे बढ़ावा दे रहे हैं, खासकर आम आदमी पार्टी का इसमें अहम रोल है। ये घुसपैठियों को फेक वोटर बना रहे हैं, जो हमारे चुनावी तंत्र को ध्वस्त कर रहे हैं। अपराध में बढ़ोतरी के लिए भी ये घुसपैठिए जिम्मेदार हैं। दिल्ली शहर के डेमोग्राफी में एक चेंज आया है। आप सोचिए, यह दिल्ली आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले जो दिल्ली था, आज वो दिल्ली नहीं। चोरी चोरी चुपके चुपके हम जान नहीं पा रहे। दिल्ली की डेमोग्राफी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण और रोहिंग्यास के कारण बदल रही है, जो कि एक खतरे की सूचक है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियां अब अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा, जिसके बाद 5 फरवरी को 1.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। राजधानी दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों पर कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं और इन 699 उम्मीदवारों में से 603 पुरुष हैं और 96 महिला उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में हैं। वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता और स्टार प्रचारक मतदाताओं को अपने पक्ष में लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आज दिल्ली चुनाव के प्रचार का अंतिम दिन है। शाम 5 बजे प्रचार थम जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जंगपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया पर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि मनीष सिसोदिया ने मंदिर, स्कूलों, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया है। केजरीवाल साहब कहते थे 2013 में कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। सिक्योरिटी भी ले ली, गाड़ी भी ले ली। अरे सुनो ना भैया, जिंदाबाद जिंदाबाद करे। गाड़ी भी ले ली, सिक्योरिटी भी ले ली और एक बंगलो भी ले लिया। फिर एक बंगलो से इनका पेट नहीं भरा, 4 बंगलो तोड़कर 50,000 गज का शीश महल बनाने का काम किया। शीश महल। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी सरकार ने लोगों को झूठे वादे कर केवल लूटने का काम किया है। मनीष जी को पूछना, भैया ऐसा क्या करा कि पड़पड़गंज से आपको यहां पर आना पड़ा? पड़पड़गंज छोड़कर आए। उन्होंने पड़पड़गंज वालों को बहुत झूठे वादे किए। अब उनको लगता है जंगपुरा में जाकर हम लोगों को झूठे वादे कर कर बहला देंगे। मनीष जी, आप दिल्ली में कहीं पर भी जाओ, सभी लोग आपको जानते हैं। 10 साल के शासन में उप मुख्यमंत्री के नाते आपने अगर एक काम किया तो ये किया
गुरुद्वारे, मंदिरे और स्कूल के पास शराब की दुकानें खोलने का काम किया। शराब की दुकानें। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने का भरोसा जताया है। भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी के आने से फ्लाईओवर के जाल, भारत मंडपम और यशोभूमि सहित विकास के बजट ने दिल्ली के लोगों को लाभ पहुंचाया है। अब दिल्ली वालों को ध्यान आ गया है कि अगर कोई दिल्ली की चिंता करता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, जिन्होंने ये विश्वास दिलाया है कि जहां झुग्गी वहीं मकान, अच्छा पानी, प्रदूषण मुक्त दिल्ली, जिनके कामों से हमने भारत मंडपम भी आते देखा, यशोभूमि भी बनते देखी, फ्लाईओवर्स के जाल भी देखे और एक प्रकार से लगभग 75,000 करोड़ के दिल्ली में विकास के कार्यों से प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखाया है, दर्शाया है कि उनके दिल में दिल्ली वाले बसे हैं। केंद्रीय मंत्री ने महाराष्ट्र और हरियाणा जैसी जीत का दिल्ली में भी भरोसा जताया। हरियाणा में और महाराष्ट्र में जहां से मैं आता हूं, आपने चुनाव के परिणाम देखे। महाराष्ट्र में तो 90% सीटें जो भाजपा लड़ी थी, हमने विजय प्राप्त की थी। हमारे पूर्वांचली भाइयों, हमारे उत्तराखंड के भाइयों, पंजाब के लोग हों, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के यहाँ का बड़ा समुदाय हो, मैं समझता हूँ दिल्ली के हर नागरिक और मूल दिल्ली निवासी जिन्होंने अच्छी दिल्ली के विकास, जब मदन लाल खुराना जी, साहिब सिंह वर्मा जी थे, उन अच्छे दिनों को अब दिल्ली वाले फिर याद करते हैं। केंद्रीय मंत्री ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को केवल विकास से वंचित रखने का काम किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली वासियों को विकास से जो वंचित रखा, चाहे वो आवास योजना हो, आयुष्मान योजना हो, पीने का शुद्ध पानी हो, प्रदूषण मुक्त दिल्ली की बात हो, हर प्रकार से दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी की भ्रष्टाचार, विफलताएं और खुद के लिए सुख सुविधाएं, खुद मुख्यमंत्री निवास एक मिसाल के रूप में दिल्ली वासियों के सामने है, जहां उन्होंने अपनी पोल खोल कर दी और अपने इरादे भी दिल्ली वालों के सामने रख दिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल 10 साल से दिल्ली वासियों को गंदा पानी पीने पर मजबूर कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं, उनसे बड़ा गुंडा कोई नहीं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार के आखिरी दिन भाजपा ने बड़ा दांव खेला है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा कि 8 फरवरी के बाद पहली एनडीएमसी परिषद की बैठक में हम तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम रखेंगे। वाल्मीकि समाज जो एक पिछड़ा हुआ समाज है, अनुसूचित जाति का समाज है, जब तक हम हमारे अनुसूचित वर्ग को आगे नहीं लेकर आएंगे, देश कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो ये तालकटोरा स्टेडियम, जो कि बहुत ही फेमस स्टेडियम है, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, सारे देश और दुनिया के लोग आते हैं। बहुत सारे वाल्मीकि समाज के लोगों का हमारे पास में एप्लीकेशन आया, उनका प्रस्ताव आया। तो 8 तारीख के बाद में जो भी पहली एनडीएमसी की काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें ये प्रस्ताव लाया जाएगा और उसकी पहली मीटिंग में ही इस प्रस्ताव को पास करके तालकटोरा स्टेडियम का नाम बदलकर भगवान महर्षि वाल्मीकि स्टेडियम के नाम से रखा जाएगा। रोहिणी विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता तीसरी बार चुनावी मैदान में हैं। विजेंद्र गुप्ता बीते 10 सालों में क्षेत्र में मेट्रो लाइन से लेकर सुंदर पार्क, अस्पताल बनाने का दावा करते हैं। साथ ही इसे एक मॉडल विधानसभा बनाने पर भी जोर देते हैं। विजेंद्र गुप्ता से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने।
रोहिणी विधानसभा दिल्ली के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और इस सीट से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता जी प्रत्याशी हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो हॉट सीट कहा जाता है रोहिणी को, तीसरी बार चुन के आएंगे तो क्या आपके सामने एजेंडा रहेगा यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, हमने काफ़ी काम किया है, लेकिन एक कशिश हमेशा बाकी रहनी चाहिए और वो मेरे अंदर है। और हमें गर्व होता है जब लोग कहते हैं कि रोहिणी वाकई ये अलग है। और अभी गृह मंत्री जी भी हमको बोल कर गए हैं कि हम रोहिणी को दिल्ली की टॉप असेंबली बनाएंगे। तो हमारा ही मानना है कि जो काम हमें अभी और करने हैं, जो पाइपलाइन में है, उनको हम पूरा करेंगे। रीडेवलपमेंट प्लान लागू करेंगे ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के लिए। हमने प्रधानमंत्री जी से जो आग्रह किया था और उन्होंने स्वीकार किया, हमारी रोहिणी की कनेक्टिविटी RRTS के साथ होने जा रही है। हम अपने यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेक्टर 10 में एक सोशो कल्चरल सेंटर बनवा रहे हैं जिसकी लगभग सैकड़ों करोड़ में लागत है। हमारा ये भी प्लान है कि रोहिणी जो है वो एक इंटर स्टेट सब्सिडी बने, जिससे कि लोगों को यहाँ पर एक आर्थिक रूप से समृद्धि आए। और उस और भी हम बढ़ रहे हैं। उसके हम यहाँ पर एक बहुत बड़ा सोशो कल्चर 10 एकड़ में सोशो कल्चरल सेंटर बना रहे हैं, उससे भी रोहिणी बहुत अपग्रेड होगी। तो इस तरह की तमाम योजनाएं हैं। हेलीपैड भी यहाँ बन चुका है और रोहिणी के बाकी के सेक्टर्स भी जो है वो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं। बार बार गृह मंत्री जी ने भी कहा कि हम लोग जो क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए हम लोग काम करेंगे। हमने जो हमारे आउटस्कर्ट में हमारी रोहिणी असेंबली के आउटस्कर्ट में जो लगभग बहुत बड़े बड़े क्लस्टर्स हैं, उसके लिए भी मैंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनका रीडेवलपमेंट होगा। वहाँ भी उनको पक्के घर दिए जा रहे हैं और वो भी मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा मैं आगे बढ़ चुका हूँ उस काम में कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उसमें सबसे पहले दिल्ली में अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम होगा तो रोहिणी के प्रोजेक्ट पर होगा। तो ये एक नया दौर है, नया भारत है, एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था है जो तीसरे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है और जिससे हर नागरिक लाभान्वित हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के रोहिणी विधानसभा सीट से प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, रोहिणी। उधर रोहिणी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी ने प्रदीप मित्तल को मैदान में उतारा है। मित्तल निगम पार्षद रहे हैं और जनता के बीच किए कार्यों का तजुर्बा भी उनके पास है। मित्तल का आरोप है कि बीजेपी ने दिल्ली सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतरने नहीं दिया। प्रदीप मित्तल से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। रोहिणी विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल जिस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, इस बार का जो चुनावी मुद्दा है क्या है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है वो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, 2 बार से यहाँ के विधायक रहे। देखिए, इस बार जितना भी हम रोहिणी विधानसभा में घूमे हैं, रोहिणी की डेवलपमेंट की बात करेंगे तो पिछले 10 साल में एक भी काम रोहिणी विधानसभा में नहीं हुआ है। स्थानीय विधायक जो बीजेपी के रहे हैं वो लगातार 4 साल से जनता के बीच में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से ग्रेटर कैलाश शिफ्ट हो चुके हैं। तो रोहिणी की जनता इस बार बड़े गुस्से में है और बदलाव चाह रही है। मैं जितना भी अभी तक गया हूँ हर जगह पर इस बार यही कहते हैं कि बदलाव करना है, क्योंकि 10 साल से आज रोहिणी का बेड़ा गर्क कर दिया, मैं ये कहूँगा। जो आपके मैनिफेस्टो में है, RWS के हमारे साथ लोग हैं, इसलिए सवाल बनता है RWO को भी बेहतर किया जाएगा। सिक्योरिटी गार्ड के भी उन्होंने कही है कि सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी मदद की जाएगी RWO को। ये प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि रोहिणी इलाके में काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स हैं, हाई राइजिंग बिल्डिंग हैं, तो इसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? देखिए, सिक्योरिटी बड़ा मुद्दा है और ख़ासकर रोहिणी विधानसभा की मैं बात करूं तो यही विधायक जब सदन के अंदर बोलते हैं कि जी सुरक्षा कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन रोहिणी में सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है। आज सिक्योरिटी गार्ड्स की सैलरी देने से क्या होगा कि आप जो हमारे रेजिडेंट है वो आराम से रात को सो पाएंगे, अन्यथा गाड़ियों की चोरियां बढ़ रही हैं। आपके क्षेत्र में स्लम भी है, अन्यथा ये गांव भी है, 1-2 गांव भी पड़ता है, उनके विकास के लिए क्या रोड मैप है आपके मन में? स्लम के अंदर जितना भी मैं गया हूं वहां पर वो लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। पानी आज सबसे ज़रूरी है, लेकिन पानी आज तक उनके पास नहीं पहुंच पाया है। नालियां ओवरफ्लो हो रही हैं, सीवर नहीं डले हैं, रोड टूटी पड़ी हैं। तो हम सबसे पहले चाहेंगे कि उनको मूलभूत सुविधाएं जो है, पानी हर घर तक साफ पहुंचे, ये हमारी सबसे पहले प्राथमिकता होगी।
पर मैं यही कहना चाहूँगा कि पूरी रोहिणी विधानसभा के अंदर, चाहे वो सोसाइटीज़ हैं, गांव हैं या क्लस्टर एरिया है, हमने एक रोड मैप तैयार किया है। उस रोड मैप के माध्यम से एक एक चीज़ को टच करेंगे। गांव की समस्या है गांव के साथ ठीक करेंगे, उस क्लस्टर की उसको करेंगे, और सोसाइटी की जो समस्या है उसका अलग से समाधान करेंगे। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रदीप मित्तल है, जो एक रोड मैप के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में हैं और जिनकी ये कोशिश है कि अपने तरफ से अपनी तरफ यहाँ के वोटरों को खींचा जाए, उनको लुभाया जाए। कैमरामैन पीयूष के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, रोहिणी। दिल्ली चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियां तेज हैं। इसी बीच आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली के जंगपुरा में कांग्रेस प्रत्याशी फरहाद सूरी के समर्थन में डोर टू डोर कैंपेन करती नजर आईं। इस दौरान उन्होंने जनता से बात की और आगामी चुनाव के लिए समर्थन मांगा। जॉर्ज सोरोस और गांधी परिवार के संबंध सबको पता है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि वो पार्लियामेंट में इस मुद्दे को उठाएंगे कि किस तरह जॉर्ज सोरोस का बेटा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ मिलता है। ये भारत विरोधी गुट है जो आपस में मिले हुए हैं और देश को अस्थिर करना इनका मकसद है। सोरोस और गांधी परिवार के जो रिश्ते हैं उसको मैं दुनिया के सामने एक्सपोज करके रखूंगा। हिडनबर्ग बंद हो जाने के बाद ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर आ गई कि किस तरह से सोरोस के रिलेशन है। और अभी जिस तरह से जो बांग्लादेश के CEO मोहम्मद यूनुस, उनके साथ सोरोस के बेटे का जो फोटो छपा है और जिस तरह से सोरोस का बेटा 4 दिन तक बांग्लादेश में रहा और कैसे बांग्लादेशी घुसपैठियों को इस देश के अंदर लाना है, कैसे भारत को टुकड़े टुकड़े में विभक्त करना है, इसकी नीति के लिए जो एक सेंटर उसने बांग्लादेश बना रखा है उसको मैं एक्सपोज करूँगा। अयोध्या में हुई दलित युवती की हत्या का पुलिस ने 36 घंटे में खुलासा कर दिया है। अयोध्या पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। पुलिस की ओर से फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्द ही आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए कोशिश की जा रही है। घटनास्थल देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि घटनास्थल पर घटना कारित नहीं की गई है, जबकि शव को वहां ला करके रखा गया ताकि पुलिस को भ्रमित व गुमराह कर सके। इस करके हमारे लिए कम्प्लीटली ब्लाइंड केस था और मैं बताना चाहूँगा कि हमारी टीम के अथक प्रयास से हमने घटना का सफल अनावरण कर लिया है और घटना में संलिप्त 3 अभियुक्त हरिराम कोरी, विजय साहू और दिग्विजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना के संबंध में जो हमारी टीमें बनी थी उन्होंने CCTV फुटेज, वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन, टेक्निकल सर्विलांस, इन तीनों के माध्यम से अभियुक्तों को जीरो इन किया, जिसके माध्यम से हम अभियुक्तों को गिरफ्तार किए हैं। अभियुक्तों के द्वारा अपने जुर्म की स्वारोक्ति की गई है, जिसके संबंध में संबंधित धाराओं को तरमीम करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। जो भी इसमें आगे प्रगति होगी आपको बताया जाएगा। और अब खबरें महाकुंभ और तीसरे अमृत स्नान से जुड़ी हुई। तीर्थराज प्रयागराज में चल रहे दिव्य भव्य महाकुंभ का वसंत पंचमी पर आयोजित तीसरा अमृत स्नान सुबह से जारी है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न अखाड़ों के साधु संत पारंपरिक तरीके से भव्य रथों पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ तड़के 4 बजे से स्नान करने के लिए निकले। इसके पश्चात क्रमबद्ध तरीके से अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान की शुरुआत की। विभिन्न अखाड़ों का ये अमृत स्नान आज दोपहर 4 बजे तक चलेगा। प्रयागराज की दिव्य धरा पर 13 अखाड़ों के साधु संतों समेत दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु आज के अमृत स्नान में आस्था की डुबकी लगाने के लिए महाकुंभ में शामिल हो रहे हैं। महाकुंभ का पहला अमृत स्नान मकर संक्रांति के पावन अवसर पर हुआ था, वहीं दूसरा अमृत स्नान मौनी अमावस्या के अवसर पर हुआ था। और अब तक महाकुंभ में 35 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। मुझे दीजिए अनुमति। DD न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।